हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे क्लासिक ऑटिज़म को लेकर। बहुत से लोगों के सवाल आए इस बारे में कि क्लासिक ऑटिज़म क्या है, क्लासिक ऑटिज़म में बच्चों के क्या सिम्टम्स रहते हैं और इसमें रिकवरी के चांसेस कितने % तक होते हैं। क्लासिक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की मोस्ट सीवियर फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं कि उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रहती हैं जो नोटिसेबल रहती हैं, चाहे बिहेवियर की या स्पीच को लेकर हो या फिर डेली लिविंग स्किल्स को लेकर हो। उनको फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज इतनी अधिक रहती हैं कि बच्चे सही तरह से भी कोई काम कर नहीं पाते हैं। ऑटिज़म में कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं। फर्स्ट जो पहला रहता है कि लोगों को ये रहता है कि बच्चा बोलता नहीं है, नॉन वर्बल है, तो वो उसे क्लासिक ऑटिज़म का केस मान लेते हैं कि ये बच्चा तो स्वेयर है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम अगर एक बच्चा नॉन वर्बल है, इस बेस पर किसी बच्चे को कह देना कि वो क्लासिक ऑटिज़म का केस है या उसे स्वेयर ऑटिज़म है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा समझते हैं चीज़ों को और बहुत अच्छी तरह से अपने काम करते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। इसीलिए एक नॉन वर्बल बच्चे को स्वेयर ऑटिज़म कह देना या गेस करना उसके बारे में गलत है। दूसरा, कुछ लोग जो कहते हैं कि बच्चों में रिजिड, जो बच्चे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स करते हैं, अपने आप को मारते हैं, वो बच्चे स्वेयर की कैटेगरी में होते हैं या क्लासिक ऑटिज़म का केस है। ऐसा भी नहीं है। कई बार मैंने देखा है माइल्ड बच्चे भी खुद को मारते हैं, हिटिंग करते हैं या मेल्टडाउन्स के चलते या कुछ ऐसे सेंस इश्यूज़ हैं जिस वजह से बच्चे कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं कि हमें वो लगता है कंट्रोल से बाहर है। तो एक इस बिहेवियर के बेस पर भी हम किसी बच्चे को नहीं कह सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं कि उसे स्वेयर ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म है। जो चीज़ तय करती है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो रहती है बच्चों का फंक्शनिंग लेवल। बच्चा कितनी देर में कोई चीज़ सीख रहा है, उससे हमें पता चल पाता है कि बच्चे को कौन सा ऑटिज़म है। क्योंकि जब बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं देखती हूँ कोई बच्चा, ये मैं मानती हूँ बीइंग ए चाइल्ड हर बच्चा डिफरेंट है, हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई बच्चा किसी स्किल को 5 दिन में, कोई 10 दिन में या कोई 15 दिन में सीखता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो काफ़ी टाइम तक भी सीख नहीं पाते हैं। उन्हें 2-3 महीने लग सकते हैं, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को देखते ही नहीं हैं। उनकी कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है उनके अंदर जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उस चीज़ को सीखने में उन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है। उनकी कुछ ऐसी फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं, चीज़ों को पकड़ने में, हमें देखने में, सोशल स्किल्स में भी उनको बहुत डिफ़िकल्टी है। ऑटिज़म को हम इम्पेयरमेंट मानते हैं कि कुछ एरियाज़ जो उनके 4-4 पिलर्स रहते हैं हमारी लाइफ के, वो इम्पेयर्ड रहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। चाहे आपका बच्चा माइल्ड ऑटिज़म की कैटेगरी में फॉल करता है या फिर स्वेयर की कैटेगरी में, उनको सिम्टम्स तो रहते हैं लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो सिवियरिटी जो है वो उनकी कम से ज़्यादा हो सकती है। जब ये सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे क्लासिक ऑटिज़म का नाम दे देते हैं, जो कि मोस्ट सीवियर फॉर्म रहती है ऑटिज़म की। ऐसे में बच्चों की रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक बातों को ध्यान में रखकर, कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखकर हम बच्चे के फंक्शनिंग लेवल को या उसके लेवल को हम तय नहीं कर सकते हैं कि बच्चा और स्वेयर ऑटिज़म है या उसे प्रोफाउंड ऑटिज़म है। क्योंकि ऑटिज़म में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ बच्चे को कितनी हैं, किस हद तक है, यह समझना ज़रूरी है। और किस हद तक वो डिफ़िकल्टीज़ की वजह से बच्चों का फंक्शनिंग लेवल अफेक्ट हो रहा है, इस बात पर भी निर्भर करता है। और आज मैं स्वेयर ऑटिज़म के बारे में कुछ एक बातें आपको बताऊँगी जिसे सही से समझ पाएँ कि एक्चुअली क्या है स्वेयर ऑटिज़म या क्लासिक ऑटिज़म जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले कि कारण क्या रहता है क्लासिक ऑटिज़म का। सबसे बड़ा कारण एक जेनेटिक और एक एनवायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स जब दोनों साथ में होते हैं तो बच्चे में क्लासिक ऑटिज़म के चांसेस होते हैं। जीन्स, अलग अलग जो जीन्स रहते हैं उनका रोल रहता है बच्चों में क्लासिक ऑटिज़म। कुछ ऐसे डिटर्मिनिंग फैक्टर्स रहते हैं जो तय करते हैं कि आपके बच्चे को क्लासिक ऑटिज़म तो नहीं है। क्योंकि जब बच्चे को क्लासिक ऑटिज़म है तो हमें बहुत पेशेंस के साथ बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और हमें थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है, लेकिन रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। आप जब बच्चों के साथ काम करते हैं, चाहे बच्चे का लेवल, फंक्शनल लेवल उसका कम है या ज़्यादा है। मेरी चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो स्वेयर ऑटिज़म के चांसेस होते हैं बहुत कम रहते हैं। आई थिंक 100 में से 5% बच्चे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों के साथ काम किया इतने सालों में, लेकिन मैंने सिर्फ 1-2 बच्चे ही ऐसे देखे हैं जिनका फंक्शनिंग लेवल मुझे कम लगा बाकी बच्चों के मुकाबले में। और वो उनमें जो बिहेवियर्स हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी ताकि आप बेहतर रूप से जान पाएँ कि स्वेयर ऑटिज़म एक्चुअली क्या है।
क्लासिक ऑटिज़म में एक चीज़ ये रहती है, सबसे पहला जो चीज़ रहती है वो रहती है बच्चों के बिहेवियर्स इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं, स्टीमिंग बहुत अधिक रहती है, या सेल्फ इंजूरियस या चैलेंजिंग बिहेवियर्स, ये बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और बहुत सीवियर होते हैं। अगर बच्चे स्टीमिंग कर रहे हैं तो काफ़ी घंटों तक उसमें लॉस रहते हैं, या अगर कोई सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है तो काफ़ी घंटों तक, अगर रो रहे हैं तो काफ़ी घंटों तक बच्चे चुप नहीं करते हैं। ये एक चीज़ बच्चों को अलग करती है। और गुस्से में वो इतना अधिक ज़्यादा, उनका जो अग्रेशन होता है वो इतना ज़्यादा रहता है, बच्चे यह नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। कई बार वो सामने वाले को बहुत ज़ोर से हिट कर सकते हैं, या खुद को भी वो खुद को मारना, ये सब बिहेवियर बहुत कॉमन रहते हैं अगर बच्चे में सीवियर ऑटिज़म है। दूसरा चीज़ जो है वो रहता है कि रिजिडिटी रहती है बिहेवियर्स को लेकर। खेलना है तो उन्हें लोगों के साथ में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सोशली बिल्कुल कट ऑफ से रहते हैं, अलग रहते हैं, उन्हें लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, उन्हें अपने आप में रहना पसंद है, जिसकी वजह से बच्चों में सोशल स्किल्स कम रह जाते हैं। बच्चे वो स्किल्स सीख ही नहीं पाते जो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। बच्चों का इस तरह से अकेला रहना उनके ऑटिज़म की सीवियरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। बच्चे आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपको आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, और इसका असर रहता है उनके बिहेवियर्स पर। बच्चे सारी उम्र बोलना नहीं सीख पाते हैं, वो दूसरों को देखना नहीं चाहते हैं, अकेले ही किसी ना किसी चीज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ में बात करना उन्हें पसंद नहीं आता है। इसके बाद मैं बात करूंगी स्पीच और कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ तो ऑटिज़म में रहती ही हैं, लेकिन जब अगर आपके बच्चे को क्लासिक ऑटिज़म है तब ये डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर बच्चे नॉन वर्बल रहते हैं, म्यूट रहते हैं, और दूसरी चीज़ जो रहती है वो अगर बोलते भी हैं तो वर्ड्स उनके कुछ मोनोटोन रहती है, उनकी स्पीच रोबोटिक रहती है। और ये जो एक रोबोटिक टोन है ये वैसे भी हमें ऑटिज़म में देखने को मिलती है कि बच्चे रोबोटिक टोन में बात करते हैं, चेंज ऑफ टोन वो कम रहता है। इसके अलावा जो एक चीज़ और रहती है वो रहती है सेंसरी इम्पेयरमेंट है। बच्चों को तेज़ लाइट से या तेज़ आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे खुद को टच करना पसंद नहीं करते, चीज़ें माइल्ड ऑटिज़म में भी रहती हैं, ध्यान रहे। अगर आपके बच्चे में जो मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ सभी सिम्टम्स आपको लगता है कि ऐसे हैं तो हो सकता है आपके बच्चे को सीवियर ऑटिज़म है। लेकिन अगर सीवियर ऑटिज़म भी है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका उसके साथ काम करना ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जिन्हें सीवियर ऑटिज़म रहता है, क्लासिक ऑटिज़म रहता है, वो बोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं बता पाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब भी बच्चों का सोशल को लेकर या कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। बच्चे आपको देखते नहीं आए अगर एक क्लासिक ऑटिज़म का केस है, अगर वो बड़ा भी हो गया बच्चा तो वो आपको नहीं देखेगा, आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं देगा। दूसरी चीज़ है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बच्चे अपनी बेसिक नीड्स को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये एक चीज़ भी रहती है अगर आपके बच्चे को सीवियर ऑटिज़म है। और बेसिक नीड्स कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से बच्चों का फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अग्रेसिव होकर बहुत ही चैलेंजिंग बिहेवियर्स करते हैं, और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है इन सिचुएशन के साथ में कोप कर पाना। इसके अलावा आपने नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज़ करना, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी या जेस्चर्स को यूज़ करना या फिर पॉइंटिंग करना, ये सब चीज़ें भी मिसिंग रहती हैं अगर बच्चे को सीवियर ऑटिज़म है। एक और चीज़ रहती है कि बच्चे अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उस जोन से अगर उन्हें निकालने की कोशिश की जाए तो बच्चे बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं। अगर एक बच्चे को रूटीन उसका ऐसे, उनके बिहेवियर्स और उनके रूटीन जो हैं वो उनके कुछ ऐसे रिजिड रहते हैं कि अगर रूटीन से कुछ हटकर किया जाए तो वो भी बच्चों को उससे भी बच्चों में फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है और बच्चे डिस्ट्रेस होकर बिहेवियर्स करते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा भी चेंज लाने से पहले बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम विजुअल शेड्यूल्स को यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को प्रिपेयर कर सकें आने वाले चेंज के लिए। ऐसे बच्चों को 24 घंटे सुपरविजन की ज़रूरत रहती है, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो अपने आप से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। उनकी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ ऐसे कोड डेफिसिट्स हैं जिसकी वजह से बच्चे वो स्किल्स नहीं सीख पाते जो बाकी बच्चे सीख जाते हैं। ऑटिज़म को हम स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं कि कोई बच्चा किस लेवल पर है और कोई बच्चा बहुत ऊंचे लेवल पर है। बच्चे बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और हमें यह तय करना है कि हमारे बच्चे का फंक्शनिंग लेवल क्या है, कि हमारा बच्चा कोई स्किल में कितना टाइम लेता है, क्या वो हमारी तरफ देखता है, क्या वो हमसे बात करने की कोशिश करता है, कहीं बिल्कुल अलग अलग रहता, वो खाली स्टीमिंग में लॉस तो नहीं है। ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। जब हम बच्चों के बिहेवियर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, उनके फंक्शनिंग लेवल को देखते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे को वाकई में ही क्या सीवियर ऑटिज़म तो नहीं है।
अगर सीवियर ऑटिज़म भी है तब भी हमें उसके साथ काम करना चाहिए ताकि जितना हो सके हम उसे उस लेवल तक लाएं कि वो इंडिपेंडेंट बन पाए। कि कॉग्निशन को किस तरह से जो सीवियर ऑटिज़म है वो अफेक्ट करता है कि बच्चों का कॉग्निशन, उनका जो IQ है वो नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से उनमें मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि बच्चा उम्र के हिसाब से वो चीज़ें नहीं सीख पाया है जो उसे सीखनी चाहिए थी, क्योंकि उसका फंक्शनिंग लेवल या कुछ उसकी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चा वो चीज़ें सीख नहीं पाया और बच्चा मेंटली जो है वो पीछे रह गया, जिसे फिर हम मेंटल रिटार्डेशन का नाम दे देते हैं। वैसे तो हम जब IQ करते हैं तो हम उसको रिलायबल नहीं मानते हैं ऑटिज़म में स्पेशली, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चे कभी भी अपने स्किल्स को पूरी तरह से शो नहीं करते हैं। वो अपने मूड पर उनके डिपेंड होता है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस एक चीज़ पर हम बच्चे के लेवल को तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नॉन वर्बल टूल्स के साथ में अगर हम बच्चों को IQ करवाने जाएँ तो हमेशा जो बच्चा अगर आपका सीवियर है उसका IQ कंपैरेटिवली कम रहेगा। इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी रहते हैं बच्चों में, जैसे कि स्लीपलेसनेस होना, बच्चे सोते नहीं हैं, पूरी रात सोते नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं क्योंकि वो बेचैन रहते हैं, रेस्टलेसनेस उनमें बहुत ज़्यादा रहती है और लगातार हाइपर बने रहते हैं। कई बच्चे देखे हैं, कई बच्चों से मिली हूँ जो बच्चे रात भर सोते ही नहीं हैं, जिसका असर उनके बिहेवियर पर पड़ता है, उनकी लर्निंग पर पड़ता है। वो भी बच्चे सीवियर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी माइल्ड में भी हो सकती है, उसका कोई वो एक नहीं रहता है कि एक सीवियर कैटेगरी में अगर बच्चा आपका फॉल करता है तो तब एपिलेप्सी का चांस हो सकता है। ये किसी भी बच्चे को हो सकता है, इसीलिए इस बात पर तय करना कि बच्चे को क्लासिक ऑटिज़म है ये गलत है। कुछ ऐसे इम्यूनिटी सिस्टम, कुछ ऐसे पेट को लेकर उनकी समस्याएं रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन की बात करूं या कुछ ये हेल्थ इश्यूज़ भी उनको बहुत अधिक रहते हैं। यहाँ मैं कहना ज़रूरी समझूंगी कि हमें बच्चों के साथ काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आपका बच्चा छोटा है और उससे आपको लगता है कि सीवियर ऑटिज़म है तो हम हार मान कर बैठ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम उस वक्त पर गिव अप कर देते हैं या हार मान लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट यह रहता है कि उसका आने वाला फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कि जो बच्चों में सिम्टम्स हैं वो और सीवियर होने लगते हैं, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ऐसे बिहेवियर्स करते हैं जो काफ़ी फ्राइटनिंग हो सकते हैं और जिन्हें ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बच्चों को अपने साथ में रखना भी कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनकी लाइफ कुछ इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है कि उसके साथ पेरेंट्स की लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगती है। हमें स्टार्टिंग में ही अगर हमारे बच्चे को सीवियर ऑटिज़म भी है, हमें काम करने की ज़रूरत तो लगातार है ताकि हम उसकी कंडीशन को कुछ और नहीं तो इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं। ये एक ज़रूरी चीज़ रहती है। हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे को सीवियर ऑटिज़म है तो वो सारी उम्र ठीक नहीं हो सकता है। जब आप मेहनत करते हैं तो मैंने देखा है कि बच्चों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप अर्ली एज में बच्चों के साथ काम करते हैं रिज़ल्ट और भी अधिक रहते हैं। अगर हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपने हाल पर कि वो अपने आप ठीक हो जाएंगे जितना हो जाएंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने आप से ऑटिज़म ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बच्चा क्लासिक ऑटिज़म है उसको या सीवियर ऑटिज़म है उस कैटेगरी में फॉल करता है तो उस टाइम पर तो हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसे, ताकि कल उसके बिहेवियर्स इतने ना बढ़ जाएं कि हमारे साथ उसका रहना मुश्किल हो जाए। मैंने एक बच्चे से मिले जो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि क्लासिक ऑटिज़म का केस था, लेकिन वो काफ़ी अच्छा था। अगर उसे टाइम पर वो चीज़ें मिली होती शायद वो बच्चा काफ़ी सीखा होता, क्योंकि वो बोलता था और उसके बिहेवियर्स भी बहुत नहीं थे। बस वो ज़मीन पर लेटता था, कुछ अपने आप को मारता नहीं था। लेकिन जब मैं उससे बात करती थी, एक बार मैं उसे वॉक पर लेकर गई और मैं 15 मिनट लगातार उसके साथ वॉक करती रही, क्योंकि जो मैं राउंड लगाती थी उसके साथ वो 15 मिनट कम से कम उसमें लगते थे। और 15 मिनट में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और मैं उससे लगातार बात करने की कोशिश करती रही, क्योंकि जो बच्चे आपको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं वो यह भी नहीं जानते हैं कि आप उनसे क्या पूछ रहे हैं या क्या आप उन्हीं से बात कर रहे हैं, तो आपके प्रश्नों के जवाब भी नहीं देते, आपको क्या पूछ रहे हैं उन्हें यह भी पता नहीं रहता। फिर चाहे बच्चा आपका वर्बल भी है तभी वो आपको आंसर नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को सोशली कनेक्ट करना ताकि बच्चों की लैंग्वेज और स्पीच सही से डेवलप हो सके, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना ज़रूरी है। इसके अलावा इन बच्चों में सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर बहुत कॉमन होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हिटिंग करते हैं, पिंचिंग या बाइटिंग जैसे बिहेवियर्स करते हैं, या नॉन एडिबल चीज़ों को मुँह में लेना, ये भी एक बिहेवियर रहता है। माइल्ड ऑटिज़म में भी ऐसे बिहेवियर्स देखे जा सकते हैं। माइल्ड ऑटिज़म में भी बच्चे कई बार सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो रहती है जो माइल्ड ऑटिज़म में या ऑटिज़म की दूसरी कैटेगरीज में कम रहती है, वो रहती है कि
अग्रेशन बच्चों में बहुत अधिक रहता है, जबकि माइल्ड में अग्रेशन कम देखने को मिलता है, बहुत कम, रेयर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को क्लासिक ऑटिज्म है तो बच्चे का अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अग्रेशन के चलते बच्चे दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं, खुद को मारने की कोशिश करते हैं। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, डोर को स्लैम करना, या ऐसी कुछ बिहेवियर्स बच्चों में कॉमन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो रहती है, बच्चे एलोपमेंट जो है बच्चों में देखी जा सकती है। बच्चों का इस तरह से बिना बताए घर से चले जाना पेरेंट्स के लिए काफ़ी चिंता का विषय होता है, और ऐसे में बच्चे बिना किसी डेस्टिनेशन को जाने कि वो कहाँ जा रहे हैं चल पड़ते हैं, और कई बार उनका इस तरह से रोड पर जाना या पानी की तरफ अट्रैक्ट होना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ऐसे कदम जो उठाए जाते हैं कुछ हालात और परिस्थितियों के चलते, तो हमें उन परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा कोई ऐसा स्टेप ना उठाए, कुछ ऐसी उसके साथ में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जो हो सकती हैं अगर बच्चे बिना बताए आपको कहीं घर से निकल जाते हैं। कई देखा है कि कुछ लोग अपने बच्चों को तालों में बंद करते हैं, गेट पर लॉक लगा देते हैं, लेकिन हमें पहले बच्चे को तालों में बंद करने के बजाय बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि ये घर है और आपको घर में ही रहना है। घर से बाहर हम अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे वॉक पर लेकर जाइए और उसे सिखाइए ये चीज़। इसके अलावा बच्चों को कुछ कॉग्निटिव चैलेंजेस रहते हैं जिसके चलते बच्चों में एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बच्चों की कम रहती है। ऐसे में हम बच्चों को इंडिपेंडेंट होने पर हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम बच्चे को, हमारा बच्चा अगर एकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहा है, लिख नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है या चीज़ों को उस हिसाब से नहीं समझ पा रहा है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। ऐसे में बच्चों में इंडिपेंडेंट होने के चांसेस भी कम रहते हैं क्योंकि बच्चों की डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि उसे जितना ज़्यादा हो कम सपोर्ट के साथ में उसे इंडिपेंडेंट रहना सिखाया जा सके। अब मैं बात करूंगी ट्रीटमेंट की। तो बच्चों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, सबसे पहले उन्हें ट्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हेल्थ इश्यूज़ के चलते भी बच्चों में, मैंने बताया था कि पेट से संबंधित समस्याएं बच्चों को रहती हैं और उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ के चलते भी बच्चे अक्सर ऐसे बिहेवियर्स करते हैं। उसके बाद अगर बच्चे को सेंसरी नीड्स हैं तो उन सेंसरी नीड्स पर वर्क किया जाए, उन्हें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और डेली लिविंग स्किल्स को सिखाने के लिए उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, जैसे मैंने बताया कि ABA थेरेपी में बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना और उन्हें उनमें नए लर्निंग बिहेवियर बनाना, पॉजिटिव बिहेवियर्स बनाना उनमें और नए स्किल्स सिखाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की स्पीच के इश्यूज़ का होना, ऐसे में बच्चों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सिखाई जा सकती है। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो उसे साइन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है या पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाया जा सकता है क्योंकि जब बच्चे अपनी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं तो बच्चे अपने आप से इन बिहेवियर बच्चों में कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर बच्चों को सही तरह से कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सिखाएं तो बच्चों में आने वाले टाइम में चैलेंजिंग बिहेवियर्स के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। इसके अलावा उन्हें सेंसिटिव फ्री एनवायरनमेंट देना जिसमें उन्हें कोई सेंसिटिव डिफिकल्टी ना हो। अगर हमें लगता है कि बच्चे को कोई सेंस इश्यूज़ है किसी वजह से, तो हमें उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से ही एनवायरनमेंट को चेंज करने की भी ज़रूरत है। ऑटिज़म को अगर सही से ट्रीट ना किया जाए तो सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स होते जाते हैं और कई बार सिचुएशन हमारी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि अगर स्पेशली आपका बच्चा क्लासिक ऑटिज़म है तो उस वक्त पर तो हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है और लगातार कोशिश करते रहना है। कैटेगरी कोई भी हो, मैंने ये देखा है कि हर बच्चा सीखता है। आपके बच्चे को क्लासिक ऑटिज़म एक अगर लग भी रहा है तो तब भी कई बार बच्चे सीखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार बच्चों के सेंस इश्यूज़ कम हो जाते हैं। अगर हम बच्चे को थेरेपीज देते हैं, बच्चे कम्युनिकेशन सीखते हैं तो बच्चे उस कैटेगरी से बाहर भी आ सकते हैं। तो कैटेगरीज हमेशा सदा के लिए नहीं होती हैं। इवन इफ चाहे आपका बच्चा क्लासिक ऑटिज़म में भी फॉल करता है तब भी हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बच्चा सीखता है और अपनी स्पीड से सीखता है। कई बार कोई जल्दी सीखेगा, कोई लेट सीखेगा, लेकिन सीखेगा ज़रूर। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है बच्चों के साथ काम करते रहना। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने बच्चे की लेवल को जानने में कि उसका क्या लेवल है और उसके साथ में किस तरह से आपको उसको ट्रीटमेंट देना है ताकि वो बेटर लर्न कर सके और कि उसका फ्यूचर सेफ और सुरक्षित रहे।